आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 5वां लेक्चर है जो कि ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों से संबंधित है। आज हम ब्रिटिश शासन की राजनीतिक नीतियाँ क्या हैं, प्रशासनिक नीतियाँ क्या हैं, इनके बारे में देखेंगे। यह हम महेश सोरडाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं, तो जो प्रश्न दिए होंगे उनके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। वैसे तो ये पूरा सिलेबस नहीं कवर होता है, लेकिन जो टॉपिक की इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वो पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का प्रश्न है तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न और उसके आगे पीछे जितने आवश्यक होंगे हम उसके कॉन्सेप्ट को भी बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम कवर करेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो वह इलाहाबाद की संधि से, जो कि 1765 में हुआ। इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 को, एक 16 अगस्त 1765 को। जो 12 अगस्त को हुआ था वो जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। वहीं जो 16 अगस्त को हुआ था वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। तो जो इलाहाबाद की संधि हुई उसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी गई। जो 12 अगस्त को संधि हुई थी उसके तहत, क्योंकि ये मुगल सम्राट थे इसलिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। अर्थात जब एक क्षेत्र पर आप पे राजस्व का अधिकार हो जाए तो कहीं ना कहीं वह वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण माना जाता है, क्योंकि पैसा ही अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो वह लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया 1765 में, जब बक्सर का युद्ध 1764 हुआ। इसके द्वारा 1765 में क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन क्या होता है? जिसमें राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया, अर्थात जिसे हम दीवानी अधिकार कहते हैं, और जो फौजदारी अधिकार है अर्थात शासन प्रशासन चलाने का वह उप दीवानों के रूप में, जो वहाँ नवाबों को उप दीवान के रूप में नियुक्त किया जाता था उनको था। अर्थात कुछ भी व्यवस्था में गड़बड़ी होगी तो जिम्मेदारी उप दीवानों की होगी, अर्थात वहाँ के नवाब की होगी, और जो कि धन ब्रिटिश ले जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये द्वैध शासन व्यवस्था होती थी कि आप हमें पैसा नहीं दे रहे तो हम प्रशासन कैसे चलाएंगे, और जिम्मेदारी भी नवाबों को दे दी जाती थी, अंग्रेजों को कोई गलती ही नहीं दी जाती थी। इसीलिए इस काल को 1765 से लेकर 72 तक के काल को लूट का काल कहा जाता है। आगे है, वर्ष 1772 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? अभी जो दो शासन क्लाइव के द्वारा लागू किया गया 1765 में, वही 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो द्वैध शासन व्यवस्था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को। तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स, जो कि कब नियुक्त हुए थे? 1772 ईस्वी में आए। इन्हीं के शासनकाल में 73 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है वह कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, वहाँ की ब्रिटेन की महारानी द्वारा। आगे यहाँ पे कुछ नोट है कि वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में अर्थात कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश अर्थात प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। कौन कौन थे? चार्ल्स लिमेस्टर एंड हाइड। तो जो 1774 में रेगुलेटिंग 1773 के द्वारा कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसके अंतर्गत बंगाल, मद्रास और बम्बई क्षेत्रों को इसके अधीन कर दिया गया था कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के। तो इसमें जो मुख्य न्यायाधीश चुने गए वो सर एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन? चार्ल्स
लिमेस्टर, चार्ल्स लिमेस्टर और हाइड। तो 3 अन्य न्यायाधीश थे जो कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में स्थापित किए थे। ये 4 न्यायाधीशों की इसमें थे, जिसमें से सर एलिजा एम.पी. मुख्य और 3 अन्य। आगे देखते हैं। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये फैक्ट याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। आगे देखते हैं। 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस, जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज कहते हैं, प्रथम आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो वह सत्येंद्र नाथ टैगोर को। वह 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा अधिकारी बने। तो कब बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में प्रथम भारतीय सिविल सेवा अधिकारी बने थे। आगे है, यहाँ कुछ आयोगों की चर्चा की गई है, उसके बारे में देख लेते हैं। आयोग है, उनके लाने का वर्ष है और उस समय कौन गवर्नर जनरल थे। एचिसन आयोग। एचिसन आयोग कब आया था? 1886 में। कौन लाया था? लॉर्ड डफरिन द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? सिविल सेवा में भारतीयों के दावों के लिए, अर्थात सिविल सेवा में भारतीयों के भी और अधिक बढ़ाया जाए, इसके लिए देखने के लिए लाया गया था कि जैसे उस समय आयु सिविल सेवा की 23 वर्ष कर दी गई थी। तो एचिसन आयोग सिविल सेवकों का भारतीयों की योगदान के लिए लाया गया था कि किस तरीके से भारतीयों के योगदान को सिविल सेवा में बढ़ाया जाए। वह एचिसन आयोग 1886 में डफरिन के शासनकाल में आया। और ईसलिंगटन आयोग जो कि 1912 में आया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आया। यह भी सिविल सेवा से ही संबंधित था। इसमें कहा गया कि भारतीयों की भागीदारी सिविल सेवा में बढ़ाई जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम 25% भारतीय सिविल सेवा में होने चाहिए और उच्च पदों पर भी भारतीयों की नियुक्ति करने का प्रावधान ईसलिंगटन आयोग ने किया, जो कि 1912 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। आगे है ली आयोग, जो कि 1923 में आया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग थे। और ली आयोग ने सुझाव दिया कि भारतीयों को सिविल सेवा में भागीदारी दी जाए और एक यूपीएससी के गठन का प्रावधान करने की बात की गई कि एक गठन होना चाहिए यूपीएससी की, अर्थात एक संघलोक सेवा आयोग बनना चाहिए। आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो अभी हमने देखा, ली आयोग के द्वारा यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया, जो कि गठन कब हुआ? 35 के द्वारा गठन हुआ एक कानून ला के। आगे देखते हैं। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे और 3 बंदोबस्त था, जिसमें स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जो कि रैयत का अर्थ होता है किसान, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? हेक्टर मुनरो के द्वारा 1820 में। और महालवाड़ी बंदोबस्त हाल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 ईस्वी में लाया गया था। आगे देखते हैं। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? सहायक संधि प्रणाली किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की थी। यह इसमें साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य था इसका। इसके द्वारा कितने राज्यों को सहायक संधि के द्वारा कब और सबसे पहले किनको शामिल किया गया? तो सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के साथ हुई। देखते हैं हम, क्योंकि ये पूछा जाता है कि सहायक संधि जिस प्रकार से हम देखेंगे अभी कि हड़प की नीतियां, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं,
वो सबसे पहले कौन अपनाया। उसी तरीके से सहायक संधि भी, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया, वह सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए 1798 में। तो हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि पर 1798 में हस्ताक्षर किया। इसके बाद मैसूर, उस समय वहाँ पे वाडियार वंश का शासन था। तो कब, 1799। ये कौन सा है, चतुर्थ और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर ने सहायक संधि कर ली। आगे इसके बाद तंजौर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, वो भी 1799 में ही किया था। और 1801 में अवध ने कर लिया। अवध ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर 1801 में कर लिया था। इसके बाद मराठों ने किया, फिर बरार, सिंधिया और होलकर ऐसे क्रम में थे। तो ये हैदराबाद याद रखिएगा, मैसूर याद रखिएगा, तंजौर और अवध याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। अभी भी हमने देखा, हैदराबाद 1798 में, दूसरा मैसूर 1799 में, तीसरा तंजौर 1799 में वो भी, और अवध 1801 ईस्वी में। तो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद। आगे है व्यपगत का सिद्धांत, जिसे हम हड़प की नीति भी कहते हैं, और इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, को किसके द्वारा लागू किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था। इसके द्वारा कुछ आधारों पर जो राज्य थे अर्थात जो क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा बना लिया जाता था। जैसे अवध को कुशासन के आधार पर बना लिया गया, उसी प्रकार कुछ नीतियां थी कि कोई गोद बच्चा नहीं ले सकता अपने साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए। अगर कोई मेल अर्थात पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता जो कि जन्मजात हो, तो वह क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा हो जाता था। आगे यहाँ पे कुछ नोट है कि 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। तो पंजाब का विलय ब्रिटिश शासन में 1849 में हुआ, जब हम देखे हैं ना कि आंग्ल पंजाब युद्ध चल रहा था। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक डलहौजी ने शासन किया था, भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसमें का अर्थ यह हुआ कि पंजाब का जब विलय हुआ 1849 में, तो गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ नोट है, पहले इसको देख लेते हैं। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ हो, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने के अधिकार को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जिनका निर्माण ब्रिटिश प्रांत के द्वारा हुआ हो, अर्थात ब्रिटिश के द्वारा किया गया हो, अगर वहाँ पे कोई जन्मजात मेल उत्तराधिकारी नहीं होता है, मेल का अर्थात पुरुष, तो उस वहाँ पे दत्तक पुत्र नहीं ले सकते, अर्थात गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, वह क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन हो जाएगा। आगे किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था। तो आउटरम की रिपोर्ट पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। अवध की बात हो रही ना, अवध डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा, और यह रिपोर्ट किसने बनाई थी, आउटरम की रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुशासन चल रहा है, जो यहाँ के शासक हैं उनका शासन अच्छा नहीं चल रहा है, अव्यवस्था है, कुशासन है यहाँ पे। तो अवध को कुशासन के आधार पर आउटरम की रिपोर्ट पर डलहौजी द्वारा हड़प लिया जाता है, अर्थात ब्रिटिश में मिला लिया जाता है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं, व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित राज्यों के बारे में बताया गया है कि कौन राज्य सबसे पहले हुआ। तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। तो सबसे पहले सतारा 1848 में, फिर जैतपुर, इसके जैतपुर 1849 में, सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, इसीलिए जैतपुर संबलपुर साथ में पढ़ा जाता है। बघाट 1850,
उदयपुर का विलय 1852 में और झांसी का 1853 में विलय, नागपुर का 1854 में और अवध का 1856 में कुशासन के आधार पर। आगे देखते हैं। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, जिसे हम मास्टरलिटी इनएक्टिविटी कहते हैं, अर्थात जो चतुराई के साथ वो कुछ कार्य न करे, ऐसी नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से। इन्होंने कहा भाई चालाकी से कोई कार्य कर लो, किसी में आप प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप ना करो किसी के मामलों की। तो जॉन लॉरेंस ने ये नीति बनाई थी। आगे है, ये फैक्ट याद रखिएगा और कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस की है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसे हम EIC कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किसके समय में समाप्त हुआ? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसका अर्थ क्या हुआ? जब 1857 की क्रांति हुई तब देखा गया कि कंपनी में शासन करने की बहुत सारी कमियां थीं। वो एक होता है ना कि आप जहाँ पे शासन कर रहे हैं वहाँ के लोगों को लुभाने के लिए बात बोलो। तो 1858 में एक कानून बनाया गया, एक पत्र आया जिसको 1 नवंबर को इलाहाबाद में 1858 को 1 नवंबर को लॉर्ड कैनिंग ने एलिजाबेथ के स्मरण पत्र को पढ़ा था। उसमें प्रावधान था कि अब भारत में कंपनी का शासन नहीं होगा, अर्थात भारत पर वहाँ पे ब्रिटिश सीधे अर्थात क्राउन का शासन होगा। तो और क्राउन एक प्रतिनिधि के द्वारा भारत पर शासन करेगी जिसे उसने वायसराय नाम दिया, अर्थात कुछ भारतीयों से मिलता जुलता वही गवर्नर जनरल ही था, बस ये था कि नाम बदल दिया ताकि भारतीयों को लुभाया जा सके। और एक नए पद का सृजन किया, भारत सचिव, जो कि वहाँ की ब्रिटिश संसद का एक प्रतिनिधि हुआ करता था। उसके कुछ सदस्य भी होते थे, वो परिषदों के माध्यम से भारत सचिव कार्य करता था, जो कि ये भारत में उतना नहीं आता था या फिर ना के बराबर आते थे, लेकिन ये परिषदों के माध्यम से कार्य करते थे। तो संसद का प्रतिनिधि भारत सचिव हुआ करता था और जो क्राउन का प्रतिनिधि वायसराय के रूप में था। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। आगे देखते हैं। यहाँ पे है वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड, जिसे हम IPC कहते हैं, किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था, तो भारतीय दंड संहिता लॉर्ड कैनिंग के समय में आई। आगे है राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई, अर्थात ये महारानी को भारत का ताज घोषित कर दिया गया, अर्थात भारत का जो सुप्रीम है वो महारानी है। 1777 में दिल्ली दरबार आयोजित करके यह घोषणा की गई। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई, अर्थात भारत का या हिंदुस्तान का ताज की संज्ञा उन्होंने ले ली कि हम यहाँ की ताज हैं, सिरमौर है, मुकुट है, जो भी उपनाम दे दिया जाए। आगे है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? अकाल आयोग का गठन लिटन के समय में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1880 ईस्वी में भारत में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया था। अब सोचिए कि 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित होता है और 1877 में ही अकाल पड़ चुका था और यहाँ देश त्राही त्राहीमाम हुआ था और दिल्ली में महारानी की स्वागत के लिए भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जहाँ पे पैसे को पानी की तरह बहाया गया और एक और जनता भूखे मर रही थी। आगे है तो स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है? स्ट्रेची आयोग एक अकाल आयोग था जो कि लॉर्ड लिटन के समय में गठित हुआ था।
1880 में। आगे है, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का लॉर्ड मेयो। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन। आगे हैं यहाँ, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कब किया गया? जैसे अलग अलग ब्रिटिश शासन जब हमारे यहाँ था तो अन्य जो देश थे, अन्य क्षेत्र थे, वहां पर कब कब अधिकार किया ब्रिटिश ने? देश जैसे नेपाल, नेपाल को 1816 ईस्वी में। और वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। तो 1816 ईस्वी में नेपाल को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया, अर्थात एक संधि किया गया। आगे है, सिंध को अधिकार क्षेत्र में मिलाया गया 1843 ईस्वी में। सिंध को 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो द्वारा। भूटान को 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। तो भूटान को 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। बर्मा को 1885 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा मिलाया गया था भारत में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रहे महत्वपूर्ण जो उनके राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियां थीं और किस तरीके से नीतियां चलाई। तो ये लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच।